सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 अप्रैल के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। और आज का पहला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभी हाल ही में भारतीय रेलवे ने पश्चिमी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण पूरा कर लिया है। इस कॉरिडोर की लंबाई कितनी है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही उत्तर होगा 1506 किलोमीटर। अब अगर बात करते हैं पश्चिमी समर्पित माल ढुलाई गलियारा वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, ये क्या है? तो आप कहोगे ये एक विशेष रेलवे ट्रैक है जो केवल मालगाड़ियों के लिए बनाया गया है ताकि सामान की ढुलाई तेज, सस्ती और अधिक कुशल हो सके। और इस कॉरिडोर की लंबाई है 1506 किलोमीटर। और ये कॉरिडोर कहां से कहां है या किस किस को जोड़ता है? उत्तर प्रदेश के दादरी को जो महाराष्ट्र का जो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट है उसको आपस में जोड़ता है। इसको बनाने में कुल लागत की अगर बात करते हैं तो लगभग 51,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आई है। इसका निर्माण किया डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने। और इसको वित्तीय सहयोग किसने किया? जीका ने, जापान इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन एजेंसी ने। अब इसके बनने से क्या फायदे हैं? तो माल ढुलाई तेज होगी, सस्ती होगी, मालगाड़ियों के लिए अलग से कॉरिडोर बना दिया गया तो यात्री ट्रेनों को राहत मिलेगी और ओवरऑल आर्थिक विकास होगा। और यह भी ध्यान रखना, यह भारत का दूसरा पूर्ण फ्रेट कॉरिडोर है। फ्रेट मतलब जो माल ढुलाई के लिए इस्तेमाल होता है। तो पहला कौन सा था अगर ये दूसरा है? तो पहला था ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर जिसकी लंबाई है 1337 किलोमीटर। वो कहां से कहां है? पंजाब के लुधियाना से दानकुनी पश्चिम बंगाल तक। और रेलवे की बात आती है तो आपको बताइए हमारे जो रेल मंत्री है वो कौन है? अश्विनी वैष्णव है। कुछ रेलवे से बनने वाले प्रश्न अगर हम देखें तो राष्ट्रीय रेलवे नेटवर्क से जुड़ने वाली चौथी पूर्वोत्तर राजधानी कौन सी बन गई है? मिजोरम की कैपिटल आइजोल। 100% रेल मार्ग को विद्युतीकृत करने वाला 24वां राज्य बना गुजरात। भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण इलेक्ट्रिफिकेशन होने का लक्ष्य क्या है? 2025-26। भारतीय रेलवे के शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य है 2030। भारत का पहला 9000 हॉर्स पावर का लोकोमोटिव इंजन ये बन रहा है गुजरात के दाहोद में। कोंकण रेलवे का मुख्यालय नवी मुंबई में है। भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन सेवा कहाँ शुरू हुई? उत्तर प्रदेश में, कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और दुधवा टाइगर रिजर्व के बीच में। अमृत भारत स्टेशन योजना ये फरवरी 2023 में शुरू हुई जिसका लक्ष्य है देश भर में 1309 स्टेशनों का पुनर्विकास करना यानी कि आधुनिकीकरण करना। और रिकॉर्ड समय में दुनिया का पहला 3D प्रिंटेड अभी ट्रेन स्टेशन बनाया था जापान ने। मारुति सुजुकी ने भारत की सबसे बड़ी इन प्लांट रेलवे साइडिंग कहां पर खोली? मानेसर हरियाणा में जो इसका प्लांट है वहां पे। और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट आपको मिलेगा बिहार के सारण जिले में। ये न्यूज में क्यों है? क्योंकि पहली बार यहां पर बने इंजन विदेश में निर्यात होंगे। किस देश में? गिनी देश में। गोमती नगर रेलवे स्टेशन ये उत्तर प्रदेश का पहला निजी रेलवे स्टेशन बन गया है। उसके अलावा भारतीय रेलवे ने कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के उद्देश्य से महिला कर्मचारियों के लिए भी शाइन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में भारत की पहली पूरी तरह से चालू रिंग मेट्रो का भी उद्घाटन किया था। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं हाल ही में वित्त वर्ष 2025-26 में कार्गो हैंडलिंग में देश में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो आंसर होगा दीनदयाल पोर्ट। तो याद रखेंगे फाइनेंशियल ईयर वित्तीय वर्ष 2025-26 की हम बात कर रहे हैं। इसमें दीनदयाल बंदरगाह जिसे हम पहले कांडला पोर्ट के नाम से भी जानते थे और यह भी भारत का सबसे बड़ा कार्गो हैंडलिंग पोर्ट बन गया है। कार्गो हैंडलिंग से क्या समझते हो? मतलब बंदरगाह पर सामान, मतलब उस पोर्ट पर सामान जैसे कि तेल, कोयला, अनाज, कंटेनर या जो भी है उसको लोड अनलोड किया गया है। तो इस मामले में ये अभी पिछले वित्त वर्ष 2025-26 में नंबर 1 रहा है। मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर इसने कार्गो को हैंडल किया है। कितना अगर आप पूछोगे तो 160.11 मिलियन टन माल यहाँ पर इसने संभाला है। और इस मामले में इसने पारादीप पोर्ट को पीछे छोड़ दिया जो कि पिछले साल नंबर 1 पर था। इसने इस बार 156.45 मिलियन टन माल को संभाला है और इस तरह से कार्गो हैंडलिंग के मामले में इस बार ये दूसरे स्थान पर रहा। अच्छा, ये जो दीनदयाल पोर्ट है, कांडला पोर्ट, इससे याद रखना कि भारत का पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन ये गुजरात के कांडला में ही स्थापित किया गया था। तो कांडला पोर्ट कहां पर है? गुजरात के कच्छ की खाड़ी में है। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट बंदरगाह वाले प्रश्न में आपको रिवाइज करवाता हूँ। एक तो हम पहले कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के बारे में जान लेते हैं जो अक्सर न्यूज में रहे। जैसे कि वदावन पोर्ट कहां पर है? महाराष्ट्र के पालघर जिले में बन रहा है ये। मोदी जी ने इसका फाउंडेशन स्टोन रखा था। चाबहार पोर्ट ईरान में है। एक्चुअली इसको भारत ने बनाया है और इसमें जो शाहिद बेहस्ती टर्मिनल है उसको भारत ने 10 सालों के लिए लीज पे ले लिया।
सितवे पोर्ट म्यांमार में है, कांके संतुराई पोर्ट श्रीलंका, पारादीप पोर्ट उड़ीसा, दार एस सलाम पोर्ट तंजानिया, हाइफा पोर्ट इजराइल। भारत की पहले एकीकृत कृषि निर्यात सुविधा ये शुरू हुई जवाहरलाल नेहरू पोर्ट में। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश, ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान में है, चीन ने बनाया है। विजिंगम पोर्ट केरल में है। ये भारत का पहला पूर्ण रूप से विकसित गहरे पानी का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है। अच्छा, कुछ और प्रश्न देखते हैं। वित्त वर्ष 2025 में कार्गो हैंडलिंग में ये टॉप पर रहा था पारादीप पोर्ट, ये पिछले साल वाला जो मैंने आपको बताया, और इस बार वाला लेटेस्ट हमने पढ़ ही लिया है, दीनदयाल पोर्ट अब टॉप पे रहा। और शाहिद राजाई बंदरगाह ये ईरान में है। यहाँ पे एक रॉकेट फ्यूल का जो जहाज पे था वो उसमें ब्लास्ट हुआ था, बहुत भयंकर वाला। तो शाहिद रजाई बंदरगाह याद रखना ईरान में है। और दुनिया का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज MSC रीना किस भारतीय बंदरगाह पर पहुंचा था? विजिंगम बंदरगाह ये केरल में है। भारत का पहला मेक इन इंडिया 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहां पर शुरू हुआ? गुजरात के कांडला में, जो दीनदयाल पोर्ट है वहां पर ही। और इस तरह से ये देश का पहला ऐसा प्लांट भी है जो किसी बंदरगाह के परिसर में तैयार किया गया। पीएम मोदी ने भारत के सबसे बड़े क्रूज टर्मिनल का अनावरण किया था मुंबई में। डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट यह है VO चिदम्बरनार बंदरगाह, जो तमिलनाडु में है। और इसी से एक और पॉइंट याद रखना कि भारत का पहला एंटी ड्रोन बंदरगाह कौन सा बन गया, तो वो उसका भी आंसर होगा VO चिदम्बरनार बंदरगाह। अभी आप ही में से किसी स्टूडेंट ने बताया था कि उनके किसी एक एग्जाम में अभी ये प्रश्न पूछा भी गया था। अच्छा, एक पॉइंट ये और ध्यान में रखना, ये स्टैटिक बनता है कि भारत का एकमात्र प्रमुख नदी तटीय बंदरगाह ये है कोलकाता बंदरगाह। और अभी वैसे इसको हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट के नाम से जानते हैं, जो कि पश्चिम बंगाल में हुगली नदी के किनारे स्थित है। मतलब समुद्र से 203 किलोमीटर दूरी पर है, ये नदी पर बना हुआ एक पोर्ट है। ठीक है। और वैसे हमारे शिपिंग मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अप्रैल 2026 में स्टारलिंक इंडिया के साथ MOU करने वाला देश का नवीनतम राज्य कौन सा बन गया है? तो आंसर हो जाएगा मेघालय। MOU मतलब होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि एक तरह का एग्रीमेंट हो गया, समझौता हो गया। तो बात करते हैं इसके बारे में कि अभी मेघालय सरकार ने स्टारलिंक, जो कि एलन मस्क की कंपनी है, तो उसके साथ समझौता किया है। मकसद क्या है? दूर दराज पहाड़ी पे या बॉर्डर वाले इलाकों में तेज इंटरनेट प्रोवाइड करना। आपको पता है एक्चुअली में जो नॉर्मल जो इंटरनेट हमारा आता है वो या तो फाइबर केबल से हम कनेक्शन लेते हैं या फिर टावर से आता है। लेकिन पहाड़ों पर ये टावर लगाना, फाइबर केबल बिछाना ये बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए स्टारलिंक से हमने समझौता कर लिया मेघालय सरकार ने। तो अब यहाँ पे स्टारलिंक सैटेलाइट से ही इंटरनेट आया करेगा। इसके लिए टावर वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, केबल वगैरह बिछाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जिस तरह से हम डिश टीवी के लिए एंटीना लगाते हैं छत पे, वैसे ही आप यहाँ पे लगा दो, डायरेक्ट सैटेलाइट से आपके घर में इंटरनेट आ जाएगा। चाहे आप फिर पहाड़ी पे रहते हो, जंगलों में रहते हो, गाँव में रहते हो, कहीं भी रहते हो, वहां पे आसपास कोई टावर नहीं है, कोई केबल कनेक्शन नहीं है, मस्त इंटरनेट का एंजॉय करो। और इस तरह से आप देखोगे कि मेघालय ये भारत का तीसरा राज्य बन गया जिसने स्टारलिंक के साथ इस तरह का समझौता किया है। स्टारलिंक ये क्या है? तो हम कहेंगे स्पेस एक्स की, जो कि एलन मस्क की एक प्राइवेट स्पेस कंपनी है। तो ये स्पेस एक्स की ही एक इंटरनेट प्रोवाइडर एक कंपनी है जिसका नाम स्टारलिंक इन्होंने रखा है। और इसके लिए इन्होंने अंतरिक्ष में हजारों की संख्या में सैटेलाइट स्थापित कर रखे हैं। तो इन सैटेलाइट के जरिए ही दुनिया के हर कोने में आपको इंटरनेट मिल सकता है और यही इनका उद्देश्य है। ये पैसे लेते हैं और इंटरनेट देते हैं। ठीक है। तो अभी तक स्टारलिंक के साथ किन किन भारतीय राज्यों ने समझौता कर लिया है इस इंटरनेट के लिए, सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट प्राप्त करने के लिए? तो आप देखोगे पिछले साल महाराष्ट्र ने किया था, अभी गुजरात ने भी कर लिया और मेघालय ने भी कर लिया है। ठीक है। अब मैं आपको मेघालय ले चलता हूँ। ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल शिलोंग होती है, मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा, गवर्नर है CH विजयशंकर। और यहाँ पर बेहदीन खलम उत्सव मनाया गया था, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल मनाया जाता है, वांगला फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे 100 ड्रम फेस्टिवल भी कहते हैं, गारो खासी जयंतियाँ, यहाँ पे पहाड़ियाँ भी हैं और ट्राइब्स भी हैं, मतलब इन ट्राइब्स के नाम पे ही इन पहाड़ियों के नाम रखे गए हैं। उसके अलावा विश्व में सबसे ज्यादा बारिश वाला जो स्थान है ये भारत का मेघालय राज्य में ही है, मोसिनराम स्थान। कुछ और प्रश्न देखेंगे तो हमने कह दिया विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला स्थान ये मोसिनराम है, मेघालय में मिल जाएगा। OTT प्लेटफॉर्म हेलो, इन्होंने अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है और ऐसा करने वाला ये दूसरा राज्य बन गया क्योंकि पहला केरल है। केरल का जो सरकारी OTT प्लेटफॉर्म है उसका नाम है सी स्पेस। ऑनलाइन गेमिंग में भारत का पहला उत्कृष्टता केंद्र एक्सीलेंस सेंटर ये शिलोंग में स्थापित होगा। नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा मल्टीपर्पज इंडोर स्टेडियम शिलोंग में बनेगा। नेक्टर के स्थायी परिसर की आधारशिला रखी गई शिलोंग में। 7वां एक्ट ईस्ट बिजनेस शो 2025 हुआ था शिलोंग में।
और 39 नंबर के नेशनल गेम्स 2027 में होंगे मेघालय में। पिछले साल जो 38 नंबर के हुए थे वो उत्तराखंड में हुए थे, उसमें टॉप पे सर्विसेज था। मेघालय के रिंडिया सिल्क और अभी खासी हैंडलूम को जीआई टैग मिल गया है। किस राज्य को आधार कार्यान्वयन में उत्कृष्टता के लिए 2 UIDAI पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो मेघालय। मेघालय राज्य की एर्री सिल्क को जीआई टैग दिया गया है। एर्री सिल्क एक प्राकृतिक रेशम है जिसे अहिंसा सिल्क भी कहा जाता है। मैत्री अभ्यास, अभी इसका 14वां संस्करण हुआ था भारत और थाईलैंड के बीच में, मेघालय की उमरोई में। ग्रीन डिपॉजिट योजना, ये भी अभी यहां पर शुरू हुई थी। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, एक बुक है जिसका नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। तो अभी ये लॉन्च हुई है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो आंसर होगा आशुतोष अग्निहोत्री। तो अभी जो मणिपुर के राज्यपाल है ना, अजय कुमार भल्ला, उन्होंने ही नई दिल्ली में इस बुक को लॉन्च किया है। इस बुक का नाम है सब पर राम तपस्वी राजा। इसको लिखा है आशुतोष अग्निहोत्री ने, जो आप कह सकते हो कि पर्यावरण मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव हैं। तो अगर इस बुक की बात करें तो इस बुक में रामायण के पात्रों को नए और दिलचस्प तरीके से समझाने की कोशिश की गई है। किसके द्वारा? आशुतोष अग्निहोत्री के द्वारा। बुक का नाम याद रखना, सब पर राम तपस्वी राजा। चलो कुछ और बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक बुक हमने पढ़ी थी, द रिमार्केबल लाइफ ऑफ द ओनली मुस्लिम वुमेन इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये एक्चुअली में ऑटोबायोग्राफी है बेगम कुदसिया रसूल की, जो कि भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली जो संविधान सभा रही, उसमें एकमात्र मुस्लिम महिला सदस्य थी ये। भारत दैट इज इंडिया को लिखा अभिजीत जोग ने। द 11th आवर क्विंटेट ऑफ स्टोरीज को सलमान रुश्दी ने। कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर को रंजन महाजन ने। व्हेन इट ऑल बिगन को राकेश मारिया ने। सनातन संस्कृति की अटल संस्कृति, अटल जी के ऊपर ये बुक है, इसको लिखा वासुदेव देवनानी ने। और द ग्रेट सैंक्शन हैक, इस बुक को लिखा उर्जित पटेल ने। यह आरबीआई के पूर्व गवर्नर रह चुके हैं, वर्तमान में तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है। मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण को लिखा है सिकंदर कुमार ने। माई आइडिया ऑफ नेशन फर्स्ट को उदय माहरुकर ने लिखा है। और महामना वांग्मय, ये पंडित मदन मोहन मालवीय के लेखन और भाषणों का एक संग्रह है। अभी इसका ये दूसरा एडिशन लॉन्च हुआ था। हमारे वाइस प्रेसिडेंट है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने इसको लॉन्च किया था। बाकी इन सर्विस ऑफ द नेशन रिफ्लेक्शन ऑफ ब्यूरोक्रेट प्रताप सिंह ने इसको लिखा। अनलाइकली पैराडाइज, इस बुक को लिखा संजय राउत ने। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में रूपा बायर, ये ताइक्वांडो में दुनिया की 5वीं रैंक पर पहुंचने वाली पहली भारतीय बन गई है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो रूपा बायर, याद रखना, अरुणाचल प्रदेश की 24 साल की ताइक्वांडो खिलाड़ी है और उन्होंने ताइक्वांडो की पुमसे कैटेगरी में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है। और इस तरह से अब वे दुनिया में 5वीं रैंक पर, या यूं बात करें एशिया में नंबर 1 प्लेयर बन गई हैं। ऐसा करने वाली पहली भारतीय हैं ये। आपको बता दूं 2024 में वियतनाम में जो एशियन चैंपियनशिप हुई थी, वहां पर भी उन्होंने ब्रोंज जीता था। तो ये है रूपा बायर। ताइक्वांडो से इनका संबंध है, ऐसे याद रखना। अरुणाचल प्रदेश से बिलोंग करती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया गया? तो आंसर होगा इसका 7 अप्रैल को। तो वर्ल्ड हेल्थ डे हर साल हम 7 अप्रैल को मनाते हैं। 7 अप्रैल को क्यों? क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है 7 अप्रैल 1948 में, इसीलिए 7 अप्रैल को। पहली बार इस दिन को हमने 1950 में मनाया था। मनाने का उद्देश्य है लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ावा देना। और थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए एकजुट, विज्ञान के साथ खड़े रहें। टुगेदर फॉर हेल्थ, स्टैंड विद साइंस इसकी थीम है। अच्छा, WHO की अगर हम बात करते हैं, बाकी अप्रैल में हमने कौन कौन से दिवस मनाए अगर वो बात करते हैं, तो 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया था। 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस था। 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस। 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस के रूप में मनाया। और अभी 6 अप्रैल को भी हमने अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया था। विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी चेतक स्क्रीन अवार्ड्स 2026 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया? तो इसका सही उत्तर होगा होमबाउंड को। तो अभी मुंबई में चेतक स्क्रीन अवार्ड्स का आयोजन हुआ और इसने लगभग 20 साल बाद लाइव ब्रॉडकास्ट के साथ कमबैक किया है। और इस इवेंट को आलिया भट्ट, सुनील ग्रोवर और जाकिर खान ने होस्ट किया। विनर्स की बात करें तो बेस्ट फिल्म इसमें रही है होमबाउंड। बेस्ट एक्टर रहे हैं रणवीर सिंह धुरंधर मूवी के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही है यामी गौतम हक मूवी के लिए।
बेस्ट डायरेक्टर चुना गया आदित्य धर को धुरंधर मूवी के लिए। धुरंधर ने यहाँ पे सबसे ज्यादा 14 अवार्ड जीत करके रिकॉर्ड बनाया। अलग अलग कैटेगरी में इसने कुल मिलाकर के 14 अवार्ड्स जीते हैं। तो इस इवेंट को ऑर्गेनाइज कौन करता है? द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप इसको आयोजित करता है। पहली बार आयोजन किया था 1995 में। तो ऑर्गेनाइजर है द इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप। इसी तरह से फिल्मों के अवार्ड्स की बात चल रही है तो ऑस्कर को हम कैसे छोड़ सकते हैं। अभी जो 2026 में संस्करण हुआ इसका 98 नंबर का था। बेस्ट फिल्म चुनी गई है वन बैटल आफ्टर अनदर। बेस्ट डायरेक्टर है पॉल थॉमस इसी मूवी के लिए, और बेस्ट एक्टर है माइकल बी जॉर्डन सिनर मूवी के, और बेस्ट एक्ट्रेस है जेसी बकले हेमनेट मूवी के लिए। और यहाँ पे बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड जीता है सेंटिमेंटल वैल्यू ने, नॉर्वे की ये मूवी है। उसके अलावा अभी एक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव दिल्ली 2026 का आयोजन हुआ था नई दिल्ली में, और दिल्ली में ये पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रहा। इसमें उद्घाटन फिल्म रही थी सिरात, और इसमें जो समापन फिल्म है वो है अमीबा। और ये भी याद रखना भी तीसरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया फिल्म फेस्टिवल 2026 का आयोजन हुआ इम्फाल में। ठीक है, हम अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट प्रशिक्षण में किस राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। तो अभी कर्नाटक ने नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत ड्रोन पायलट ट्रेनिंग में टॉप पोजीशन हासिल की है, टॉप रैंक हासिल की है। कर्नाटक 145 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को ड्रोन पायलट ट्रेनिंग दी है। वहीं दूसरे राज्यों में बात करें तो उत्तर प्रदेश ने 128 को दी है, आंध्र प्रदेश 108, लेकिन सबसे ज्यादा कर्नाटक ने दी है 145 वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स को ड्रोन चलाने की ट्रेनिंग दी है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? जो वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनको ड्रोन देकर एग्रीकल्चरल सर्विस उपलब्ध कराना और उनकी इनकम बढ़ाना। ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना है, ये भारत सरकार की एक पहल है जो महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को सशक्त बनाने के लिए उन्हें कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन टेक्नोलॉजी प्रदान करती है। इसके तहत 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को 2024-25 से 2025-26 के लिए ड्रोन दिए गए, ताकि वे खेती में फर्टिलाइजर जो पेस्टिसाइड्स होते हैं उनका छिड़काव कर सके, और इस तरह से वो सालाना 1 लाख रुपए तक कमा सके। तो इसमें जिन भी महिलाओं को चुना गया, सेलेक्ट किया गया, उनको 15 दिनों का ड्रोन उड़ाने का और तकनीकी जो भी परीक्षण होता है, प्रशिक्षण होता है, जो ट्रेनिंग होती है वो दी गई। अच्छा, अगर आपके मन में प्रश्न आ रहा हो कि ये जो नमो ड्रोन दीदी योजना ये शुरू की कब की गई थी, तो इसको मोदी जी ने ही शुरू किया था 30 नवंबर 2023 को, और इसके लिए बजट रखा गया था 1261 करोड़ रुपए, 1261 करोड़ रुपीस। अब एक्चुअली में ड्रोन वाली ये योजना है, तो ड्रोन से ही संबंधित कुछ प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। अभी असम राइफल्स ने एडवांस ड्रोन ट्रेनिंग के लिए किसके साथ समझौता किया? IIIT मणिपुर। सक्षम क्या है? भारतीय सेना ने स्वदेशी एंटी ड्रोन ग्रिड सक्षम को लॉन्च किया। भारत ने इजराइल से हेरॉन मार्क 2 ड्रोन खरीदने के लिए समझौता किया, और भारत का पहला AI पावर्ड एंटी ड्रोन पेट्रोल व्हीकल का नाम है इंद्रजाल। भारतीय सेना ने भैरव नाम से एक नई स्पेशल फोर्स का गठन किया जो ड्रोन युद्ध में माहिर है। भारत की पहली ड्रोन सिटी किस राज्य में बनाई जाएगी? और वाकुल कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आंध्र प्रदेश। पहली पूर्ण महिला ड्रोन संचालन इकाई दुर्गा ड्रोन स्क्वाड्रन का शुभारंभ किसने किया था? BSF ने। और इसके लिए उन्हें कहां पर ट्रेनिंग दी गई? ग्वालियर। भारत और यूरोपीय संघ में ड्रोन पर केंद्रित पहले संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास का आयोजन किया गया मानेसर, गुरुग्राम, हरियाणा में। भारत का पहला एम्फीबियस ड्रोन जिसका नाम है अवतार, इसको लॉन्च किया गया, और इसको लॉन्च किसने किया? एक्वा एयर एक्स ऑटोनोमस सिस्टम बंगलुरु का ही एक कंपनी स्टार्टअप है। एम्फीबियस ड्रोन का मतलब हो गया ये पानी के अंदर भी चलेगा और पानी के बाहर भी चलेगा। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स भी ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी विश्व तीरंदाजी पैरा सीरीज 2026 में कौन सा देश पदक तालिका में टॉप पे रहा? तो आंसर होगा इसका भारत। वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज 2026 की हम बात कर रहे हैं। इसका आयोजन अभी बैंकॉक थाईलैंड में हुआ था। 30 मार्च से लेकर 4 अप्रैल तक हुआ था, और इस टूर्नामेंट में टॉप पर भारत रहा। मेडल टैली में देख लो आप, भारत ने यहाँ पे 7 गोल्ड जीते हैं, 5 सिल्वर और 4 ब्रोंज, टोटल 16 मेडल जीते। दूसरे स्थान पे इंडोनेशिया है। तो वर्ल्ड आर्चरी पैरा सीरीज की अगर बात करते हैं, जो पैरा तीरंदाज है वो इसमें हिस्सा लेते हैं। ये एक इंटरनेशनल पैरा आर्चरी टूर्नामेंट है। इसमें पैरा एथलीट कंपीट करते हैं। इसको ऑर्गेनाइज करता है वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन। वर्ल्ड आर्चरी फेडरेशन की स्थापना होती है 1931 में। हेडक्वार्टर है ल्यूजेन, स्विट्जरलैंड में। आपको याद आएगा पिछले साल जो वर्ल्ड आर्चरी चैंपियनशिप 2025 हुआ था,
ग्वांगजू साउथ कोरिया में, जहाँ पे भारत ने केवल 2 मेडल जीते थे और इसके साथ भारत देखोगे तो चौथे स्थान पर रहा था फ्रांस के साथ। भारत ने 1 गोल्ड 1 सिल्वर जीता था। उसके अलावा अभी मैं आपको और बता दूं कि भारत के दिल्ली शहर को 22 सालों के बाद 2027 में एशिया कप आर्चरी के दूसरे चरण की मेजबानी मिल चुकी है। इससे पहले भारत ने इसे 2005 में होस्ट किया था दिल्ली में, और 2026 में कोलकाता में साउथ एशियन आर्चरी चैंपियनशिप और अहमदाबाद में अभी एशियन पैरा आर्चरी चैंपियनशिप का भी आयोजन होगा। भारत की जो तीरंदाज है शीतल देवी, इनको वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा 2025 की सर्वश्रेष्ठ पैरा आर्चर का पुरस्कार दिया गया था। ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करती है और ये वो खिलाड़ी है पैरा आर्चर, टॉप पैरा आर्चर आप कह सकते हो, जिनके दोनों हाथ नहीं है। और अभी जो आज हमने प्रश्न पढ़ा है ना, उसमें क्या हुआ, एक और बेहतरीन खिलाड़ी बनकर के उभरी है जिनके 2 हाथ भी नहीं है और 2 पैर भी नहीं है, और उन्होंने यहाँ पे शीतल देवी को हरा दिया। तो उन तीरंदाज का नाम है पायल नाग। तो यहाँ पर उन्होंने शीतल देवी को हरा करके गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, तो ये सब बातें ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस हाई कोर्ट ने कोर्ट के फैसलों में एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर रोक लगा दी है? तो आंसर होगा गुजरात। एक्चुअली में अभी गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि जो जजेस हैं वो एआई का इस्तेमाल करके फैसला नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोर्ट का मानना है कि भैया एआई मदद कर सकता है, लेकिन जो जस्टिस है, जो न्याय है, वो देने के लिए इंसानी सोच और समझ जरूरी है, ताकि निष्पक्षता यानी कि फेयरनेस और जिम्मेदारी बनी रहे। तो आप एआई का इस्तेमाल कहाँ कहाँ पर नहीं कर सकते हैं, ये जजों के लिए भी है, जो कोर्ट स्टाफ है उनके लिए भी है। मतलब कोई भी फैसला, अगर आपको अंतिम फैसला देना हो तो एआई का इस्तेमाल नहीं करो। जमानत यानी कि बेल या सजा तय करने में एआई का इस्तेमाल नहीं करना है। सबूतों की जांच या गवाही का मूल्यांकन करने में भी आपको एआई का इस्तेमाल नहीं करना। मतलब एआई कोई भी फाइनल निर्णय नहीं ले सकता है। तो फिर एआई का इस्तेमाल कहाँ करें? कुछ सीमित कार्यों में एआई की अनुमति दी गई है, जैसे कानून की जानकारी ढूंढने में, पुराने केस खोदने में, नोटिस या सर्कुलर बनाने में, भाषा सुधारने या ड्राफ्ट ठीक करने में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन आखिरी फैसला हमेशा जज का ही होगा, ऐसा कहा अभी गुजरात हाईकोर्ट ने। हाईकोर्ट से कुछ प्रश्न मैं आपको करवाऊं तो अगर बात करते हैं हाईकोर्ट की, संविधान के किस अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है? 214 से 231। टोटल कितने हाईकोर्ट है? 25। 25वां है अमरावती हाईकोर्ट आंध्र प्रदेश में। हाईकोर्ट की पहली महिला जज कौन रही थी? अन्ना चांडी केरल हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस लीला सेठ हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति कौन करते हैं? प्रेसिडेंट करते हैं आर्टिकल 217 के अनुसार, और शपथ दिलाते उस राज्य के गवर्नर आर्टिकल 219 के अनुसार। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत रिट जारी करता है? आर्टिकल 226। हाईकोर्ट किस अनुच्छेद के तहत एक अभिलेख न्यायालय है? आर्टिकल 215। देश का सबसे बड़ा हाईकोर्ट परिसर बना रांची में। क्षेत्रीय भाषा में फैसला प्रकाशित करने वाला पहला हाईकोर्ट था केरल हाईकोर्ट, मलयालम भाषा में प्रकाशित किया। मासिक धर्म अवकाश नीति शुरू करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट सिक्किम है। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के मामलों को संभालने के लिए देश का पहला डिजिटल कोर्ट कहां पर शुरू हुआ? केरल के कोल्लम में। केरल के वायनाड जिले के कलपेट्टा में भारत के पहले पूर्णतः कागज रहित जिला न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो हाईकोर्ट से ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान में रखना। बाकी भैया ये थी आज के हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताना सेशन आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो प्लीज इसे सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, स्टडी ग्रुप में शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। और हाँ, इसकी पीडीएफ और इनकी जो प्रैक्टिस के लिए क्विज होती है, जो मॉक टेस्ट होता है, वो फ्री में अवेलेबल होता है। कहां पर? अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का रिवीजन कर लेते हैं। तो कल आपसे पूछा था इसरो ने गगनयान मिशन के तहत मिशन मित्र कहां पर शुरू किया? तो आंसर होगा लद्दाख में। फिर आपसे पूछा भी 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रव्यापी E20 पेट्रोल की शुरुआत हुई। E20 के तहत पेट्रोल में 20% किसे शामिल किया गया? क्या मिलाया जाएगा? इथेनॉल को। फिर आपसे पूछा भी माइक्रोसॉफ्ट ने देश में किस यूनिवर्सिटी में अपना पहला एआई स्किल सेंटर शुरू किया? दिल्ली यूनिवर्सिटी। और फिर आपसे पूछा कि भू भारती पोर्टल को लॉन्च किया भी तेलंगाना ने। उसके बाद आपसे पूछा कि वित्त वर्ष 2025-26 में मूल्य के लिहाजा से भारत का रक्षा निर्यात किस रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया? तो आंसर होगा 38,424 करोड़ रुपए। फिर पूछा एक बुक आई है वी द पीपल ऑफ इंडिया डिकोडिंग अ नेशन सिंबल, इस बुक को किसने लिखा? टीएम कृष्णा ने। फिर पूछा साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 20 चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीत लिया है बांग्लादेश ने, यहाँ पे भारत को हराया इन्होंने।
और अगला प्रश्न था, अभी हर साल हम विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाते हैं, कब? तो आंसर हो जाएगा 6 अप्रैल को। फिर आपसे पूछा, अभी कर साथी प्लेटफॉर्म को अभी लॉन्च किया है सीबीडीटी ने। और फिर पूछा, अभी वर्तमान में आईपीएल में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बन गए? तो आंसर होगा भुवनेश्वर कुमार। बाकी चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देख लेते हैं और फिर सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था, एक बुक है ई माटी कथा कहे और बुक्सी जगबंधु, इसके लेखक कौन है? तो आंसर होगा विश्वभूषण हरिचंद्रन। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।